गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर था सेकेंड, फेडरलिज्म। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा था व्हाट मेक्स अ इंडिया अ फेडरल कंट्री पार्ट सेकेंड, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फॉलो होते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने इसकी पहली वाली क्लासेस के अंदर देखा था। आज जो हमारी जो हम लोग जो इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, है ना। क्या बोल सकते हैं, हाउ इज फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, क्लियर है। या हम कह सकते हैं हाउ इज फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, क्लियर है। यानी कि इंडिया के अंदर किस तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि इंडिया के अंदर कैसे फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है, क्लियर है। ये हम यहाँ पर देखेंगे। इस टॉपिक को हम लोग तीन सब यूनिट्स सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहली सब हेडिंग्स होगी लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जैसे कि आप लोगों को देखा है यहाँ पे। इसके बाद वाली जो वीडियोस होंगी उसके अंदर हम लोग फॉरेन पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं हाउ इज इंडिया प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, क्लियर है। यानी कि इंडिया के अंदर कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले किस रेफरेंस में पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रेफरेंस में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो देखिएगा, फेडरलिज्म एंड सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, ये मैंने यहाँ पर दो टर्म्स लिखी हैं, एक फेडरलिज्म और दूसरी मेन टर्म लिखी है सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, क्रिकेटर और एक सक्सेसफुल क्रिकेटर। आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप भी क्या हैं, क्रिकेटर हैं। और एक सक्सेसफुल क्रिकेटर है कौन, जो एक अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, जो अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहा है, अवार्ड जीत रहा है, ट्रॉफीज जीत रहा है, वो क्या है, एक सक्सेसफुल क्या है, फेडरलिज्म, सक्सेसफुल क्रिकेटर है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एक फेडरलिज्म और एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म होना एक अलग चीज़ है और उस फेडरलिज्म में सक्सेस पाना ये अलग चीज़ है। कोई भी कंट्री है वो ये कहती है कि मैं हमारे यहाँ क्या है, फेडरलिज्म है, कह सकती है, लेकिन उस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म कहाँ तक सक्सेस है ये देखना बहुत जरूरी है। और उसका जो सक्सेस होगा, उस कंट्री के अंदर जो सक्सेस होगा उस फेडरलिज्म का, वो डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि वहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसी है, यानी कि वहाँ के जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, कि वो फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो फेडरलिज्म लाने के लिए उस फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को अच्छे से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। ये तो सब कुछ डिपेंड करेगा वहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर, यानी कि फेडरलिज्म कितना सक्सेसफुल है किसी कंट्री के अंदर, ये डिपेंड करेगा वहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर, क्लियर है। तो वही चीज़ है, फेडरलिज्म एंड द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, क्लियर है। हमने जैसे कि पहले बताया था कि हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस को देखेंगे किसके रेफरेंस में, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रेफरेंस में। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रेफरेंस में हम लोग फेडरलिज्म का हाउ इज फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं, देखिए इंडिया जैसा कि आज आपको दिखाई देता है कि इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या इंडिया जिस समय इंडिपेंडेंट हुआ, जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, क्या इंडिया के अंदर उस समय पे इतने ही स्टेट्स थे, क्या इतनी ही यूनियन टेरिटरीज थी, नहीं। उस समय पर अगर मैं बात करूं बेटा आपसे, तो इंडिया के अंदर 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। लेकिन समय के साथ में ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड क्या हुआ, यही आज आप लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ऐसा क्यों है वो समझिएगा कि समय के साथ में ओवर टाइम ऑफ पीरियड के साथ में क्या हुआ, बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स होते हैं जो स्टेट्स किसके बेसिस पर बने, लैंग्वेज के बेसिस पर बने, उनको बोलते हैं क्या, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स बने, बहुत सारे नए स्टेट्स बने, और बहुत सारे नए स्टेट्स किस बेसिस पर बने, कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे बने, इसके साथ साथ कुछ कल्चरल बेसिस पे बने। कल्चरल डाइवर्सिटीज, जैसे कि मैं बात करूँ नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, ये जो स्टेट्स हैं ये किसके बेसिस पे बने, कल्चर की बेसिस पे बने हैं। वहीं हम लोग बात करते हैं कुछ जोग्राफिकल रीजन्स के बेसिस पे भी कुछ हमारे स्टेट्स बने, क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं
कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स होता है कि जो लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं उन सारे लोगों को किसी एक, उनके लिए एक अलग से क्या बना दिया है, स्टेट्स बना दिया है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज लिव्ड इन अ सेम स्टेट्स, यानी कि जो पीपल्स सेम लैंग्वेज बोलते हैं, एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, उन सबको क्या है, एक स्टेट्स के अंदर रखा जाता है। जैसे कि तेलुगु बोलने वाले जितने भी हमारे पीपल्स हैं, उन सारे पीपल्स के लिए एक अलग क्या बना दिया, स्टेट बना दिया, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्लियर है। ऐसे ही मलयालम बोलने वाले पीपल्स के लिए एक अलग क्या बना दिया, स्टेट बना दिया, कौन सा, केरला। क्लियर है। तमिल बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट बना दिया, तमिलनाडु। तो ये क्या है, ये किस बेसिस पर बने हैं ये स्टेट्स, ये बेसिस किस पर बने हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कल्चरल बेसिस पर भी क्या बने हैं, स्टेट्स बने हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको नागालैंड का, मिजोरम का, मणिपुर का। इसके साथ साथ जोग्राफिकल रीजन के बेसिस पे भी बने हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मतलब क्या है, हिमाचल का मतलब हो गया हिम के आंचल में, हिम के आंचल यानी कि पहाड़ के आंचल में जितने भी स्टेट, जो भी जगह है, उसको एक स्टेट्स दे दी। यानी कि पंजाब से और इनसे उत्तराखंड से लगा हुआ जो भी पहाड़ी क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र को क्या बना दिया गया, एक अलग स्टेट बना दिया गया, उसको क्या नाम दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। सेम ऐसे वे उत्तर प्रदेश में से किसको अलग किया गया, उत्तराखंड को अलग किया गया। उत्तर यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, उसको एक अलग राज्य बना दिया, एक अलग स्टेट बना दिया, उत्तराखंड। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, ये समय के साथ में बहुत सारे क्या हुआ, स्टेट्स बनाए गए। स्टेट्स किसके बेसिस पे बने, कुछ कल्चरल बेसिस पे भी बने, कुछ जोग्राफिकल बेसिस पे बने, इसके साथ साथ लैंग्वेज बेसिस पे भी स्टेट्स बने। और जो स्टेट्स लैंग्वेज बेसिस पे बने, उन स्टेट्स को लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोला जाता है। क्लियर बेटा। तो देखिएगा इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1947 टू 2019, यानी कि बहुत सारे इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे स्टेट्स का, किसके साथ में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज इज अ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स बनाए गए किसके बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, उन स्टेट्स को क्या बोला गया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोला गया। क्लियर। जिस समय शुरुआत में जब स्टेट्स बनाए गए, जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए, जब लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए गए, तो लीडर्स, हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा डर था। लीडर्स फियर्ड, बहुत ज़्यादा वो लोग डरे हुए थे। वो डर किस चीज़ से थे, कि उनका मानना ये था कि अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए तो देश में डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, देश की जो यूनिटी है वो खतरे में आ सकती है, देश क्या हो सकता है, टूट सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि तमिल बोलने वाले लोगों के लिए मैंने एक अलग राज्य बना दिया, एक अलग स्टेट बना दिया, तमिलनाडु। हो सकता है समय के साथ में क्या होता कि तमिलनाडु में, यानी कि तमिल एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले जो पीपल्स हैं, जो तमिलनाडु वाले पीपल्स हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं कि हम तो इंडिया से क्या है, अलग हैं, हम तो अलग क्या बनाना चाहते हैं, अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, देश की यूनिटी क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। तो जो लीडर्स थे, उन लीडर्स को इस चीज़ का डर था कि अगर हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या बनाए, स्टेट्स बनाए, तो देश के अंदर डिसइंटीग्रेशन होगा। और देखिए उनका डर जायज़ भी था। क्यों जायज़ था, क्योंकि उन्होंने उस पार्टीशन को देखा था, उन्होंने उस पार्टीशन को देखा था 1947 में जो पार्टीशन होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो उन्होंने उस पार्टीशन को देखा था। तो इसलिए उनको डर था कि अगर हम लोग क्या करेंगे, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम क्या बनाएंगे, स्टेट्स बनाएंगे, तो देश के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो इंडिया लीडर्स फियर्ड इट वुड बी लीड टू द डिसइंटीग्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो रेस्टेड फॉर द सम टाइम, और इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती रही, बहुत समय तक इस चीज़ को रोकती रही। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनना स्टार्ट होते हैं 1956 में। कब बनना स्टार्ट होते हैं, 1956 के बाद में बनना स्टार्ट होते हैं। 1956 तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को रोके रखती है, वो नई नई कमेटी बनाती है, और कमेटियाँ जवाब देती रहती है कि नहीं, ऐसे नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या नहीं बन सकते, स्टेट्स नहीं बन सकते। क्लियर है। लेकिन जब 1956 के बाद में जब स्टेट्स बनाए जाते हैं, किसके बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तो लीडर्स देखते हैं कि जो क्या बनाए गए, जो लिंग्विस्टिक बेस पे जो स्टेट्स बनाए गए, उससे देश की के अंदर डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, बल्कि देश के अंदर यूनिटी जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। क्लियर। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज यूनाइट, यानी लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने क्या किया, देश को और ज़्यादा यूनाइट कर दिया, एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी आसानी से वो लोग चला पा रहे हैं। यानी कि जिस स्टेट्स के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है, उसकी लैंग्वेज के बेसिस पर अगर वहाँ पे एडमिशन को चलाया जाए, तो आसानी से वहाँ पे एडमिशन को चलाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस चीज़ का डर था किनको, लीडर्स का, जब उन्होंने उस चीज़ को किया तो उन्होंने पाया कि नहीं, इससे डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ देश के अंदर, और उसकी क्या हुआ, देश के अंदर यूनिटी बढ़ गई, और
एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसा हो गया, इजियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इस वीडियो के अंदर देखा वो ये देखा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर कैसे स्टेट्स बने हैं, कब बने हैं और उससे क्या इफेक्ट कंट्री के अंदर आया। थैंक यू।